जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 27 आउट ऑफ 50। हम लोगों ने 26 लेक्चर्स खत्म कर चुके हैं, तो आप उसके वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एंड हमारे चैनल्स पे भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसके लिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल देखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जानने के लिए तो उतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन मतलब इसको जानने से पहले उसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बिना किसी देरी के। ठीक है, तो जैसे बच्चा अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें, तो कल के वीडियो में भी हमने ये बात किया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से जाके बेटा दूसरे मीडियम में चली जाए, मतलब किसी भी एक इंटरफेस से टकराने के बाद लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर चली जाती है और अपने पाथ में कुछ चेंजेस लाती है, पाथ को बेंड कर देती है, तो उसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना of change in which in the path of the light as it travel from one medium to another medium। ठीक है, मतलब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में जो स्पीड का चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन हम एकदम सिंपल वे में समझे कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आप रिफ्रैक्शन का मतलब समझ लोगे बेटा, तो आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव हो, सब चीज आप समझ जाने वाले हो। तो सिंपल सी बात है कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, और अगर ये फिनोमेना, ये चीज हमारी लाइट के हिसाब से होती है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब जैसा कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था तो उसमें भी दो लॉ पढ़े थे, तो यहां पर भी दो लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ तो एकदम सिंपल सा है बेटा कि इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल तीनों ही बेटा सेम पॉइंट पर लाई करेंगे और इसी को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। The incident ray and the normal to the refracting surface at the point of incident and refracted ray all lies in a same plane। सब कहां पे लाई करेंगे, सेम प्लेन पे। और सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा कि भाई फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, दो अगर मीडियम है, एक रेयर है एक डेंसर है, तो उन दोनों का जो साइन एंगल होगा बेटा, मतलब साइन आई और साइन आर, इनका रेशियो हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या कहेंगे बेटा, म्यू। क्या कहेंगे, म्यू। ठीक है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड म्यू, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इसको दूसरे मीडियम में समझे तो ये क्या है, ये साइन का रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपने पाथ में कुछ चेंजेस लेके आती है तो उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए दो लॉ, पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे, और दूसरा क्या कहता है कि साइन रेशियो ऑफ, मतलब रेशियो ऑफ देयर साइन इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड आर ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज म्यू। और उस म्यू को क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब यहां तक तो ठीक था। उसके बाद दूसरा चीज क्या समझेंगे हम इस पे कि भाई कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या होगा जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है या फिर डेंसर से रेयरर जाए। तो समझिएगा एक चीज, जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी बेटा, देखिए ये रेयरर से जब डेंसर जा रही है तो ये हमेशा नॉर्मल के तरफ खींचेगी। अगर हम यहाँ पे इस फिगर को थोड़ा सा बड़े में देखें, अगर एक सेकेंड, हाँ, अगर इस फिगर को हम थोड़ा सा बड़े में देखें तो इस लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे। लेकिन ये लाइट अपने पाथ से बेंट हो गई और किधर की तरफ चली गई, नॉर्मल की तरफ। मतलब लाइट जब भी रेयरर से डेंसर जाएगी बेटा तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकेगी, लेकिन वहीं पर डेंसर से रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से दूर। देखिए इस लाइट को आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये लाइट जो है अपने पाथ से दूर भागी और कहां पे गई, नॉर्मल से दूर भाग के कहां चली गई, थोड़ी सी दूर। तो अगर लाइट रेयरर से डेंसर जाती है बेटा तो हमेशा नॉर्मल के टूवर्ड्स जाती है, एंड अगर डेंसर से रेयरर जाती है तो नॉर्मल से अवे जाती है। ठीक, आगे
अगर हमको समझना हो कि एक कोई ग्लास स्लैब है, पैरेलल स्लैब है, तो उससे रिफ्रैक्शन हमको कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि एक पहले फिगर के बारे में समझते हैं, फिर इसका डिराइव करते हैं। यहां देखिए, यहां पर इंसिडेंट पड़ा, इंसिडेंट लाइट जो पड़ी बेटा वो जा रही थी ऐसे, ये इंसिडेंट लाइट जो है वो ऐसे जा रही थी, ठीक, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जैसे ही वो रेयरर से डेंसर में आएगी, तो अभी हमने बताया कि वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होके कहां पे जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो उसने नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाना, नॉर्मल की तरफ जाना सोचा, तो इस वाले एंगल को हमने क्या कहा, R1, ठीक। एंड अगेन जब वो लाइट डेंसर से फिर से रेयरर मीडियम में जाने लगी, वापस जाने लगी, ग्लास से फिर से एयर में जाने लगी, तो वो नॉर्मल से कहां चली जाएगी, दूर। ये नॉर्मल में ऐसे जाना चाहिए था इसको, ठीक, तो ये नॉर्मल से कहां चली गई, दूर। लेकिन यहां की एक चीज देखें कि इंसिडेंट रे, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता बेटा तो इंसिडेंट रे कैसे जाता, ऐसे जाता, ठीक। और अगर ग्लास स्लैब लगाया तो हमने कैसे गया, ऐसे गया। तो अगर ध्यान से देखें तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल कहेंगे हाँ सर पैरेलल तो है। तो ये जो पैरेलल होंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये कहलाएगा लेटरल शिफ्ट, जिसको हम वाई डी बहुत सारी चीजों से डिनोट करते हैं, ठीक। यहां पर एन हमारा पहला नॉर्मल है और एम हमारा एन डैश हमारा दूसरा नॉर्मल है, ठीक है। अगर इस स्लैब का थिकनेस T1 है, सॉरी T है, इंसिडेंट I1 है और ये I2 है, R1 है, I2 है, ये सारी चीजें अगर हमें देखने को मिल रही हैं तो हम एक डिराइव करेंगे इक्वेशन को। सबसे पहले बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें, ये ए म्यू बी का मतलब समझ रहे हो कि ए म्यू बी का मतलब है ए म्यू बी, मतलब लाइट जो है वो ए से कहां जा रही है, बी में। लाइट कहां जा रही है बेटा, ए से बी में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, इसका वो मतलब है। तो जब यहां पर हम देखें ए म्यू बी बराबर कितना होगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन R1, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर होता है म्यू, तो साइन I1 अपॉन में R1 बराबर कितना हो जाएगा, ए म्यू बी। कितना हो जाएगा बेटा, ए म्यू बी। उसके बाद अब यहां देखो, यहां दूसरे वाले में बी से लाइट कहां पहुंच रही है, ए में, तो वहां पर कितना होगा, बी म्यू ए बराबर कितना होता है बेटा, साइन I2 बाई साइन I2, ठीक। लेकिन हम ये जानते हैं कि भाई अगर ए म्यू बी और बी म्यू बी का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 1। क्यों बेटा, क्योंकि ए म्यू बी का मतलब क्या है, ए म्यू बी का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए, और अपॉन में बी है तो कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन बी, और दूसरे वाले में उसी का उल्टा, मतलब बेटा ऊपर हो जाएगा बी और नीचे कितना हो जाएगा ए, तो ये कट जाएंगे, तो वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी हमारी, 1। कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। तो हम यहां से एक चीज क्या कहेंगे बेटा, यहां से कहेंगे हम कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1। तो अगर LHS का मल्टीप्लीकेशन 1 है तो RHS का भी मल्टीप्लीकेशन क्या होने वाला है, 1। मतलब साइन I2 अपॉन में साइन R1 इज ऑलवेज इक्वल इनटू साइन I2 अपॉन में साइन R2 बराबर में कितना होगा, 1। लेकिन यहां से अगर हम ये देखें तो I1 और R2, जो I1 है और R2 दोनों क्या आ रहे हैं बेटा, इक्वल। I1 और R2 इक्वल आएंगे, I2 और R1 इक्वल आएंगे, तभी तो ये कटेगा, अदरवाइज फिर 1 कैसे आएगा भाई। इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ कट जाए, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए और ये इसके साथ, तभी तो 1 होने वाला है, नहीं तो 1 तो नहीं होगा, समझ रहे हो, नहीं तो 1 नहीं होने वाला, ठीक। अब अगर ये इक्वल है हमारे पास, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि I1 R1 के इक्वल नहीं है और I2 R2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। आगे अगेन दूसरी चीज हम देखें, क्योंकि देखो अगर बेटा I1 R1, एक सवाल पूछ सकते हो कि सर ये इससे कट जाए, ये इससे कट जाए तो भी तो 1 आ जाएगा। लेकिन एक चीज समझो, अगर I1 R1 के इक्वल हो गया, मतलब इंसिडेंस रिफ्रैक्शन के इक्वल हो गया, तो वो तो रिफ्लेक्शन ना हो गया बेटा, तो ऐसा तो होता नहीं है जल्दी, ठीक है। अभी हम अलग स्पेशल केस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसका कंडीशन बस यही होगा कि I1 R2 के बराबर हो जाए, ये वाला एंगल बेटा इसके बराबर में हो जाए और ये वाला इसके, और वैसे भी R1 I2 के बराबर होगा, कैसे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर से ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें इस लेटरल शिफ्ट की, जो ये हमारे पास लेटरल शिफ्ट है यानी कि y, तो y बराबर कितना होगा, अगर ये y है, देखो ध्यान दो, छोटे से एक एंगल की बात करते हैं, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं वहां पे, ठीक है। एक ट्राइंगल हमारे जो देखने को मिल रहा है, ये मान लो n है, ये बेटा m है, और एक हमें ऐसे डॉट आते हुए
दिख रहा है। हमने इसी वाले एंगल को बनाया है, ठीक है। यहां पे क्या है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, लाइट कितना डेविएट की, ठीक है, सिग्मा एन है, एन है, और हम मान लेते हैं ये इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं पी, ठीक है, और इस वाले डिस्टेंस को क्या उसने माना है वाई। सब सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब अगेन हम यहाँ पे ये देखें यहां पर, तो हम क्या कहेंगे इस वाले इसमें हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर हम, और एक चीज ये भी, इसके थिकनेस को क्या मान लेते हैं हम टी, ठीक है, इसके थिकनेस को क्या मान लेते हैं बेटा टी, ये थिकनेस टी दिया हुआ है। तो यहां पर y बराबर कितना होगा, तो y बराबर हो जाएगा बेटा टी साइन डेल्टा अपॉन में कॉस r1, ठीक है। कैसे, ये कैसे आ सकता है, देखिए ये कैसे आया, हम इसको थॉट लगाते हैं। देखिए हम अगर यहां पर देखें, चलिए हम इसको डिराइव करते हैं। अगर इसको डिराइव करेंगे तो कैसे होगा, देखो साइन, अगर हम साइन डेल्टा की बात करें तो साइन डेल्टा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये उसके सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन में क्या बेटा हाइपोटेनस, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया, मान लो इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया है Q, तो y अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा PQ, कोई दिक्कत, चलिए सर सही है। अब अगर हम cos R1 की बात कर लें, किसकी बात करें, cos R1, तो cos R1 बराबर कितना होगा बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी T अपॉन में कितना PQ, तो T अपॉन में क्या आ गया बेटा PQ, और इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकंड माने, और क्या कर दें डिवाइड, इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान के क्या कर दें डिवाइड। तो इधर कितना हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा हमारा सर साइन सिग्मा अपॉन में, मतलब सही साइन डेल अपॉन में cos R1, और इधर PQ से PQ कट जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा T, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये T चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जाएगा T साइन डेल्टा अपॉन में cos R1, ठीक बेटा, जो हमने लिखा था वो हमारा ये डिराइव हुआ, ठीक। अब अगर हम डेल्टा के बारे में बात करें, ये जो डेल्टा है ये कितना होगा, तो हम कहेंगे कि अगर ध्यान दे बेटा, तो ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो उसके हिसाब से I1 बराबर में कितना होगा, यहां से हम कहेंगे कि सर I1 बराबर में होगा R1 प्लस डेल्टा, तो डेल्टा बराबर कितना होगा I1 माइनस R1, तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं T साइन I1 माइनस R1, ठीक है बेटा। अब अगर मान लो कि एंगल बहुत ही क्या है छोटा है, एंगल बहुत ही क्या है छोटा है, इफ I1 इज वेरी स्मॉल देन R1 इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। अगर I1 छोटा हो गया तो R1, तो I1 छोटा सा टुकड़ा है ना, तो R1 बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो अगर I1 और R1 छोटे हो गए, बहुत ज्यादा छोटे हो गए, तो हम कहेंगे साइन I1 माइनस R1 किसके बिलोंग्स हो जाएगा, I1 माइनस R1 के। और अगर R1 बहुत ही छोटा है तो cos 0 डिग्री की अगर टेंस में जाए तो कितनी वैल्यू होती है 1, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1, और ये साइन हट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी y बराबर T I माइनस R1, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हमने पहले एयर रखा, फिर हमने उससे डेंसर रखा, फिर एक और डेंसर रखा, और फिर एयर रखा, मतलब एयर वाटर एंड ग्लास, फिर एयर, ठीक है। हमने 3 लेयर रख दी, पहले हमने एयर रखा, उसके नीचे पानी रखा, पानी हमारा जो है वो समझ लो कि एक एक्वेरियम में रखा हुआ है, ठीक है, और हम ऊपर से लाइट डाल रहे हैं, तो पहले पानी को पार करेगा, फिर ग्लास स्लैब को पार करेगा, तब एयर में पहुंचेगा। तो अगर ऐसा हमको देखने को मिले तो क्या होगा, इसमें हमें क्या होगा, देखो इसको हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड स्लैब, इसमें 2 से ज्यादा स्लैब है, ठीक है, सॉरी 1 से ज्यादा स्लैब है। तो सबसे पहले हम ये देखें, तो ये बेटा I1 जब इसमें इंटर करेगा, A से B में इंटर किया, तो A म्यू B बराबर कितना होगा, साइन I अपॉन में साइन R1, एंड अगेन अगर हमारा B से C में इंटर किया तो कितना होगा, B से C में कितना होगा बेटा, B म्यू C अपॉन में साइन R1 अपॉन में क्या बेटा I2, और अगेन हमारा इससे फिर से C से A में जाएगा, तो साइन I2 अपॉन में क्या हो जाएगा I1, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन एलएचएस में कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा बेटा 1। तो हम ये देखेंगे कि भाई अगर A म्यू B इंटू B म्यू C कर दे तो ये 1 अपॉन में C म्यू A आ जाएगा, 1 अपॉन में C म्यू A, तो 1 अपॉन में C म्यू A मतलब उल्टा चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा A म्यू C। तो उसने ये बोला कि अगर A म्यू B इंटू B म्यू C करेंगे तो कितना आएगा A म्यू C। ये किसके लिए बेटा, जब 2 से ज्यादा या 2 से ज्यादा स्लैब हो, ठीक है बेटा। चल आगे
अब इनके समझने के बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक मतलब और पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है कि भाई इससे पूछा जाता है कि बताइए अपीयरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम डिराइव करते हैं, लेकिन उसको डिराइव करने से पहले बेटा हम कुछ चीजों को क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने क्या रखा है, एक बीकर रखा है। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर मान लो एक हम छोटा सा लेते हैं कि यहां पर हमने एक पत्थर को रखा, स्टोन को रखा, और ऊपर से उस बीकर को देख रहे हैं, ऊपर से हम बीकर को क्या कर रहे हैं बेटा, देख रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट जहां पे वहां हमें दिखता नहीं है, लगेगा वहां है, लेकिन अच्छा आप लोग ध्यान से देखोगे तो लगेगा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो वो दिखता हमको ऑब्जेक्ट होता ओ पे है और दिखता ओ डैश पे है। तो हमें यही बताना है कि यहां से ये ओ की दूरी है, मान लो ये हो गया बेटा हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, सॉरी ए है और ठीक, चलिए हाँ, इसको हमने माना कि भाई ये हमारा ए है, ये हमारा ओ है, ये ओ डैश है, और हमने इसको मान लिया क्या, बी। ठीक है, बस इतना ही सिंपल सा है। ठीक, लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, तो I1 आई यहां से जा रहा है, और ये सारे प्रोसेस हमारे हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम यहां से ध्यान दें इस चीज में, अगर हम ध्यान दें बेटा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई बी म्यू ए मतलब समझ रहे हो बेटा, ये बी है और ये ए है, यहां से लाइट यहां जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर से रेयरर। तो बी म्यू ए बराबर में कितना होगा बेटा, साइन आई अपॉन में साइन आर। आई मतलब देखो रेयरर से डेंसर जा रही है, सॉरी डेंसर से रेयरर जा रही है, तो एंगल आई से आर जा रहा है, तो ऊपर आई होगा नीचे आर होगा, या फिर अगर ए म्यू बी कर दे तो ऊपर आर नीचे आई हो जाएगा, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर हम यहां से देखें तो साइन आई बराबर कितना होगा, बी म्यू ए साइन आई, ध्यान दीजिएगा, सॉरी हाँ ध्यान दीजिएगा, साइन आई बेटा, अगर ये एंगल आई है तो इसके लिए साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन में ओ बी कितना होगा बेटा, ए बी अपॉन में ओ बी। वहीं पर साइन आर की बात करो तो साइन आर बराबर कितना होगा, ए बी अपॉन में ओ बी डैश, ओ डैश बी, ए बी अपॉन में ओ डैश बी। तो बेटा ए बी से ओ बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब मिलेगा क्या हमको, ओ डैश बी अपॉन में क्या, ओ बी, ओ डैश बी अपॉन में क्या, ओ बी, मतलब ओ डैश बी अपॉन में क्या बेटा, ओ बी। अब ध्यान दो एक चीज और, यहां अगर हम ये देखें कि भाई ये बी म्यू ए था, ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें कि अगर हम यहां से देख रहे हैं, हम टॉप से अगर देख रहे हैं, मान लो एक बीकर के ऊपर हम पेंसिल रख के देख रहे हैं, तो हमारी प्यूपिल इतनी छोटी होती है कि वो तभी देख पाएगी जब ये दोनों रे एक साथ हो। ठीक है, मतलब इतना छोटा है हमारा आंख की प्यूपिल से इतनी छोटी है कि वो तभी देख पाएंगे जब ए और बी बहुत ही नियरेस्ट हो। मतलब बेटा इनका कहने का मतलब क्या है कि बी हमारा बहुत ही ज्यादा पास में होता है ए के। ठीक है, बी हमारा बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पास में होता है। लाइट वहां से एंटर करके रिफ्लेक्ट तभी होगी जब वो हमारे बहुत ही पास से एंटर करे। इसका मतलब जो ओबी होगा वो नियरेस्ट होगा ओए के। क्या कहना चाह रहा है बेटा वो, कि भाई ओबी जो है वो इक्वल है, नियरेस्ट है किसके, ओ ए के, एंड ओ डैश बी जो है बेटा वो नियरेस्ट इक्वल है किसके, ओ डैश ए के। तो हम इसके जगह ओ डैश बी की जगह क्या लिख लेंगे, ओ डैश ए, और ओबी की जगह क्या लिख लेंगे, ए। ठीक बेटा, तो ध्यान दीजिए यहां पर कि भाई जो ओ डैश ए है, ध्यान दीजिए ओ डैश ए ये क्या है, अपीयरेंट डेप्थ है। क्या ये अपीयरेंट डेप्थ है, तो हम कहेंगे बेटा कि बी म्यू ए बराबर में क्या हो जाएगा, अपीयरेंट डेप्थ और अपॉन में रियल डेप्थ। ठीक, और अगर इसी का उल्टा कर दे, यानी ए म्यू बी की बात कर ले, तो क्या कहेंगे हम कि रियल डेप्थ अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपीयरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है बेटा अपीयरेंट एंड रियल डेप्थ के बीच में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए अगर इसका थिकनेस टी है, इसका थिकनेस क्या है बेटा, टी है, तो बताइए कि भाई इनका थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो बताइए रियल डेप्थ या अपीयरेंट डेप्थ कितना होगा। तो उसके एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इतना समझिएगा कि भाई अपीयरेंट डेप्थ बराबर होता है टी 1 - 1 अपॉन में म्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है
इसमें हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के बारे में, और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या पढ़ा कि एक बड़े से स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा जिसका एक साइड पॉलिश्ड है और एक साइड अनपॉलिश्ड है, और उस अनपॉलिश्ड जो इतना स्मूथ है जिस पे लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल का क्या है बेटा कि भाई इसका दोनों सरफेस जो है वो पॉलिश्ड नहीं है, दोनों ही अनपॉलिश्ड है, और दोनों एक तरफ से लाइट जाती है तो दूसरे तरीके से निकल जाती है। देखिए, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हिच इज कॉन्वेक्स टुवर्ड द रेयर मीडियम इज कॉल्ड कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो और कॉनकेव की तरफ जो होगा वो हमारा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक चीज कि भाई ये हमारा रेयरर है और ये क्या है हमारा डेंसर है। ठीक है, जिधर की तरफ कर्व रहेगा, ठीक है, जिधर की तरफ देखिए ये हमारा इस तरफ कर्व इस तरफ था। ठीक है, दो केस है, एक इस वाले में क्या कहते हैं इसको हम कॉनकेव। ठीक है, जिसका कह रहा ना ये अगर रेयरर मीडियम की तरफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, रेयरर मीडियम की तरफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो तो ये कॉन्वेक्स कहलाएगा, और डेंसर मीडियम की तरफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो तो वो क्या कहलाएगा हमारा कॉनकेव। ठीक, आगे अगर हम यहां पर बात करें ये तो नॉर्मल चीज है, स्टार्ट करते हैं यहां से, लेकिन उससे पहले कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है कि ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा, मतलब बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटा। ठीक है, लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक्स स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ही कम एंगल बनाते हुए चाहिए, और डायमीटर जो हो वो कर्व सरफेस का बहुत ही छोटा हो। ठीक है, अपर्चर बहुत ही क्या हो, छोटा हो। उसके बाद कुछ साइन कन्वेंशन है कि इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगी। ठीक है, और सारे डिस्टेंस पोल से मानी जाएंगी। ठीक, एंड उसके बाद द डिस्टेंस मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। जो इंसिडेंट रे से आ रही है पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अगेंस्ट इंसिडेंट की क्या होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये एजम्पशन के बाद हम आते हैं अपने रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स सरफेस पे। ये मान लो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, अभी हमने बोला कि रेयरर मीडियम से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स। ठीक, देखो लाइट हमारी रेयरर मीडियम से आ रही है। ठीक है, और हमने एक अंज्यूम किया कि जो रिफ्रैक्शन हो वो हमारा किधर की तरफ हो, डेंसर की तरफ, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अब पहला कंडीशन यही है कि भाई रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए और ऑब्जेक्ट कैसा बने, अरे इमेज कैसा बने, रियल। देखो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो अब इमेज कैसा बनना चाहिए, रियल। अब ध्यान दो एक चीज, यहां पर छोटा सा एक एजम्पशन समझो कि भाई अगर यहां पर ये एंगल आई है, ये जहां से लाइट पड़ रही ये हमारा आई है, ये आर है, ये अल्फा है, ये गामा है, और ये क्या है बेटा हमारा बीटा है। ठीक है, हमने इन सारे एंगल को एज्यूम किया। तो एक चीज ध्यान दो, एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा, ये अल्फा और ये गामा मिलके आई होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एक एक्सटीरियर के बराबर। देखो ध्यान दो, यहां पर ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, ये है बेटा हमारा अल्फा, ये है हमारा गामा, और ये है हमारा आई। तो देखो अल्फा प्लस आई मिलके क्या होगा, अरे अल्फा प्लस गामा मिलके क्या होगा, आई। सिमिलरली गामा बराबर कितना होगा, बीटा प्लस आर। देखो ये दो इंटरनल एंगल का एक एक्सटर्नल, मतलब बीटा प्लस वाई, बीटा प्लस आर बराबर कितना होगा, गामा। ठीक, अब ध्यान दो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देते हैं। हम ये कहेंगे बेटा यहां पर, हाँ यहां पर हम क्या कहेंगे कि अगर हम tan अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, किसकी वैल्यू, tan अल्फा की, तो tan अल्फा कहां पर है, देखो tan अल्फा, अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब am अपॉन में OM। देखो am अपॉन में क्या हो जाएगा, OM। और अगर हम मान लें कि एंगल बहुत ही छोटा है, क्योंकि अभी बोला उसने कि इंसिडेंट एंगल जो है या रिफ्रैक्शन एंगल जो भी हो वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ही छोटा माना जाए, तो अगर एंगल बहुत ही छोटा है तो वो सीधे सीधे am अपॉन में क्या हो जाएगा, OM, यानी कि ma अपॉन में MO। सिमिलरली अगर tan बीटा को देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब am अपॉन में mi, इसको भी हमने मान लिया। ठीक, और अगर tan गामा को देखें तो am अपॉन में कितना हो जाएगा, cm। ठीक, और दूसरी चीज ये मान लें, एक चीज और,
कि मान लेते हैं कि एम जो है वो एम वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा पास में किसके बेटा, पी के, तो जहां जहां भी एम है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, पी से। मतलब अल्फा बराबर कितना हो जाना है, अल्फा बराबर हो जाएगा सर एपी अपॉन में कितना, ओपी, ठीक। एंड बीटा बराबर में कितना हो जाना है सर, एपी अपॉन में कितना, सॉरी एपी अपॉन में कितना, आईपी, एपी अपॉन में कितना, आईपी। एंड वहीं पर गामा बराबर कितना हो जाना है सर, एपी अपॉन में सीपी, ठीक है। ऐसा हमने क्यों माना, क्योंकि हमें यू वी सब चीज पता है, ठीक है, हम उसके हिसाब से समझेंगे। देखो बेटा, ये वाला डिस्टेंस u है, ये v है, और ये हमारा c होगा, मतलब r होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब यहां पे ध्यान दीजिए, हम क्या कहेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बराबर साइन आर बराबर कितना होगा, म्यू2 बाई म्यू1। मतलब लिख लेते हैं कि साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में कितना होगा बेटा, कहां भाग रहे भाई, म्यू2 बाई म्यू1। अच्छा, आई और आर बहुत ही क्या है, छोटे हैं, तो हम आई की जगह क्या वैल्यू उठाए थे बेटा, कि अल्फा प्लस गामा अपॉन में आर की वैल्यू कितनी थी, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा बराबर में कितना होगा, म्यू2 बाई म्यू1 होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब अगर इसको सॉल्व करें, इसको हम यहां से सॉल्व करें तो कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी रखेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू देखो एपी है, ए से लेके पी तक, ए से पी मतलब कितना वैल्यू आएगी हमारी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, एपी से लेके, अभी तक रखा नहीं है इन्होंने, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। देखो ये इन्होंने बोला है, रिप्लेस किया है एम को पी से, वो सब हमने समझ लिया बाद में, लेकिन अब यहां पे समझ लेते हैं कि एपी का तो कोई काम है नहीं, क्यों देख लेते हैं, पहले फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस गामा, तो बेटा अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होनी है, एपी कॉमन 1 अपॉन में ओपी प्लस 1 अपॉन में कितना, सीपी, और वहीं पर गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, एपी कॉमन और कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में सीपी माइनस 1 अपॉन में आईपी। अब अगर इसका रेशियो चाहिए बेटा, तो एपी से एपी क्या हो गया, कट गया, ऊपर कितना आ रहा है हमारा, देखो ऊपर आ रहा है बेटा 1 अपॉन में ओपी प्लस 1 अपॉन में सीपी, और इनटू में ये क्या हो जाएगा हमारा म्यू1, ठीक, बराबर में बेटा ये चला जाएगा उधर, मतलब 1 अपॉन में सीपी माइनस 1 अपॉन में आईपी, और इनटू कितना हो जाना है म्यू2, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा बेटा, म्यू1 अपॉन में ओपी प्लस म्यू1 अपॉन में सीपी बराबर में म्यू2 अपॉन में सीपी माइनस म्यू2 अपॉन में बेटा आईपी। सबकी वैल्यू अगर हम रख दें, लेकिन उससे पहले हम एक चीज करते हैं कि इसको इधर ले लेते हैं, ये आईपी वाले को, और सीपी को भेज देते हैं उधर, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ध्यान दो, तब कितना हो जाएगा, कहेंगे सर तब हो जाएगा म्यू1 अपॉन में ओपी प्लस म्यू2 अपॉन में कितना बेटा आईपी बराबर में हो जाएगा हमारा म्यू2 कॉमन और 1 अपॉन में सीपी, सॉरी एक चीज, हाँ यहां पे बेटा 1 अपॉन में सीपी कॉमन और हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1, ठीक, सबकी वैल्यू रख देते हैं। यहां पर अगर बात करें तो ओपी का वैल्यू कितना है माइनस यू, तो हम कहेंगे कि माइनस 1 अपॉन म्यू1 अपॉन में यू, फिर आईपी, आईपी की वैल्यू कितनी बेटा वी, तो कहेंगे कि प्लस म्यू2 अपॉन में वी बराबर में सीपी की वैल्यू कितनी बेटा आर, तो 1 अपॉन में आर म्यू2 माइनस म्यू1, ठीक। तो जो रिलेशन बनेगा, देखो ये रिलेशन हमारा जो बना था वो हमारा आ गया, लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे बेटा कि म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर में म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में क्या बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से अपने दूसरे टॉपिक के लिए। अब देखो डिराइव सेम प्रोसेस से डिराइव होगा बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकाल, मतलब आई की वैल्यू और आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म में निकालेंगे। फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम लोग 10 से निकालेंगे और इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम रिफ्रैक्शन एट कॉन्केव सरफेस के लिए करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्केव सरफेस में वर्चुअल इमेज के लिए करेंगे। ये वाला रेयर से डेंसर है, ये रेयर से डेंसर है, दोनों एक वर्चुअल के लिए है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव, ठीक।
ऐसा ही हम इन तीनों को कर लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इनको हम अच्छे से तैयार कर लेंगे बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन इस वाले से जरूर पूछ सकता है, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस से, ठीक। एक डेरिवेशन आपको बता दिए, सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी इस डेरिवेशन में कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसको कवर अप कर लेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।